आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं राकेश कुमार, आपका फिजिक्स टीचर। देखिए, जैसे कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर वेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे? वेक्टर। एक्चुअल में वेक्टर नहीं कह के ऐसे कह लीजिए कि स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे, है ना, और फिर पता चलेगा अरे स्केलर तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो स्पेशली इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? वेक्टर। इसमें हिंदी वाले जान लीजिए, इसको स्केलर को क्या कहा जाता है? अदिश राशि, है ना। और वेक्टर को क्या कहा जाता है? सदिश राशि। एक बार के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, जो मान लीजिए हो सकता है 10th तक हिंदी में पढ़े हो और आज 11th और 12th इंग्लिश में कर रहे हैं, उसके लिए भी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ चीजें याद आ जाएंगी। जैसे कि उन्होंने वेक्टर को क्या पढ़ा था, मतलब सदिश राशि क्या पढ़ा था और अदिश राशि क्या पढ़ा था। आज हम लोग उसी का डिटेल लेक्चर देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले ये बता दें कि इस चैनल पे आप जस्ट आस्क फिजिक्स मेरे चैनल का नाम है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक लेक्चर का। तो आज जैसे कि ये क्लास स्टार्ट हुआ है 11th का, तो हर एक अल्टरनेट डेज में आपको इसका प्रॉपर क्लास मिलता रहे, ठीक है। और कोई भी डाउट पूछना है तो जस्ट आस्क फिजिक्स, ये अपने चैनल का नाम है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करने को कहें, ठीक है। इस चैनल का नाम से भी आपको पता हो रहा है कि आप फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट इस चैनल पे पूछ सकते हैं बाय यूजिंग नंबर 9572128142। इस पे व्हाट्सएप करके आप अपने क्वेश्चन का पिक्चर जो है वो खींचिए और इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर इसके रिगार्डिंग हमको सॉल्यूशन चाहिए। वो सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपके यूट्यूब चैनल पे, मतलब इस यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है, सीख सकते हैं। और लेक्चर तो आपको 11th का ऐसे ही अल्टरनेट डेज में मिलता ही रहेगा। तो प्रॉपर अगर आज से आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो पूरा 2020 टू 22, मतलब 21 टू 23 सेशन वाले लोग सीख सकते हैं। जो जो जस्ट मतलब सिंपली जेई और नीट के लिए तैयारी कर रहे होंगे वो भी सीख सकते हैं। जेई और नीट वाले भी सीखेंगे, ठीक है। तो कंप्लीटली 11th और 12th और जेई नीट के लिए आपको यहाँ फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये नंबर नोट कर ले, इसको हम मिटा देंगे। जस्ट आस्क फिजिक्स ये चैनल का नाम है और आपको डाउट पूछने के लिए ये नंबर यूज करना है 9572128142, ठीक है। और ये 11th और 12th जेई नीट लेवल का लेक्चर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्केलर एंड वेक्टर। तो कंटिन्यू करते हैं स्केलर और वेक्टर को। तो चलिए फिर से लिख लें, स्केलर एंड वेक्टर। हेडिंग डालते हैं स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर एंड वेक्टर में सबसे पहले, इससे पहले हम लोग क्या जानेंगे थोड़ा सा इसमें कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और ये फर्स्ट लेक्चर है 11th का, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे, है ना, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, है ना। तो स्टडी ऑफ, मतलब सिंपली ये भी आप जान लीजिए थोड़ा सा कि अगर आप फिजिक्स के बारे में बात करें, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स को डिफाइन किया जा सकता है, बट अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए व्हाट इज फिजिक्स, तो कह सकते हैं कि एक ऐसा साइंस का ब्रांच जिसमें हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में पढ़ते क्या है? स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। वी स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड इन फिजिक्स, ओके। तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ पे? फिजिक्स में। अब फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड है तो देखिए एक और टर्म आएगा, वो है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी वाले लोग इनको पढ़ के आए होंगे भौतिक राशि के रूप में, ठीक है। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो सिंपली ऐसे समझिए कि आप अब मान लीजिए कि कभी आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ से सामना हुआ होगा, 9th में आपने जरूर पढ़ा होगा फोर्स, है ना। तो फोर्स को वहां पे एक्सप्लेन किया गया होगा मैथमेटिकली, F बराबर ma, ठीक है। क्या एक्सप्लेन किया गया होगा? F बराबर ma से एक्सप्लेन किया गया होगा। और वहां बताया गया होगा कि F क्या है? फोर्स है। M क्या है? मास है। A क्या है? एक्सेलरेशन। जिनको नहीं बताया गया या नहीं याद है, हम लिख दें, A क्या है? एक्सेलरेशन, M क्या है? मास, F क्या है? फोर्स।
और ये इसको बता दिया गया होगा कि ये न्यूटन का द्वितीय नियम मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अच्छा ये बताइए कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपने यूज किया फोर्स का, मास का और एक्सेलरेशन का, और एक फिजिक्स का लॉ बता दिया है ना। तो सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स एंड मास एंड एक्सेलरेशन है ना का यूज हुआ है फिजिक्स के एक नियम को बताने के लिए, वो है न्यूटन का सेकेंड नियम। किसका नियम है ये? न्यूटन का। सबको पता होगा न्यूटन के बारे में, है ना। न्यूटन का 3 नियम है, 3 नियम में ये दूसरा नियम है ना। क्या? F बराबर ma। ये ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म है, इसका लैंग्वेज है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो आगे जब हम लोग फोर्स चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना जानिए कि F बराबर ma न्यूटन का सेकेंड लॉ को बताता है। और इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यूज करा है फोर्स क्वांटिटी का, मास क्वांटिटी का और एक्सेलरेशन क्वांटिटी का। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज, है ना, व्हाट इज, मान लीजिए कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को बताने के लिए आप लेंथ का यूनिट का यूज कीजिएगा। तो एक्चुअल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस के को बताने के लिए, फिजिक्स का ही एक इवेंट है डिस्टेंस, जिसको बताने के लिए आपने लेंथ का यूज करा। तो यहाँ एक डिस्टेंस वाले रूल को बताने के लिए, एक सर्टेन रूल को बताने के लिए, व्हाट इज, किसी फिजिक्स के किसी चीज को डिफाइन करने के लिए हमने यूज करा डिस्टेंस और लेंथ। फिर देखिए मान लीजिए अगर आपसे वेलोसिटी पूछ दिया कोई, व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप जानते हैं वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप वेलोसिटी को फिजिक्स के एक किसी सर्टेन रूल को बताने के लिए या एक क्वांटिटी को बताने के लिए, ऐसे सिंपली समझिए कि आपने यूज करा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो सिंपली फिजिक्स के किसी न किसी रूल को बताने के लिए या लॉ को बताने के लिए हम लोग एक सिंबल या एक ऐसे क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं, है ना, जैसे कि लाइक फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, जो अभी तक यहाँ लिखा गया। जैसे आगे चल के पढ़िएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, है ना। ये सब क्वांटिटी क्या है? फिजिक्स के किसी न किसी नियम को बताने के लिए इसका यूज होता है। तो फिजिक्स के किसी न किसी नियम को बताने के लिए इन क्वांटिटी का यूज हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, लेंथ, वेलोसिटी, दिस आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन आप खुद से ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि वो सभी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स के लॉ को बताने के लिए किया जा रहा है, वो सभी क्वांटिटी क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। गॉट माय पॉइंट? खुद से सोच के लिखिएगा। तो हिंदी वाले भी खुद से लिखिएगा कि वो सभी क्वांटिटी जिनका यूज फिजिक्स के लॉ को बताने के लिए किया जाता है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं इंग्लिश में कि, है ना, वो सभी क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज, दोज quantities which are used to explain the law of physics, law of physics are called physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहते हैं? उसको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। गॉट माय पॉइंट? जैसे एग्जांपल के तौर पे बोर्ड पे अभी जितना भी चीज लिखा हुआ वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी एग्जांपल में आप लिखें, ठीक है। जैसे फोर्स, मास, टाइम, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं आप। यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है, ये सभी क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, किसी न किसी लॉ को बताने के लिए यूज किया जाता है। एक दो चीज और है जो हम आपको लिखें। जैसे पीवी बराबर एनआरटी फिजिक्स में आता है ना, गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन।
अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, 11th वाले लोग हो सकता है नहीं जान रहे हो अभी तक आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे प्रेशर भी है फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम भी फिजिकल क्वांटिटी है, एन एक नया क्वांटिटी है, आर गैस कांस्टेंट है, इससे टेंशन लेने की बात नहीं, और टेम्परेचर मतलब एन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने के लिए फिजिक्स में आप पढ़िएगा कि एक और क्वांटिटी यूज किया जाता है जिसको कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, तो मोल। तो एक क्वांटिटी और होगा, वो होगा मोल। एक टेम्परेचर, ये टी क्या है, टेम्परेचर। तो फिजिकल क्वांटिटी में एक और क्या होगा, टेम्परेचर। फिर आप पढ़िएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ये जो लाइट का फ्लक्स है, ठीक है, तो ये भी आप पढ़िएगा एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिंपल बात समझ आ रही है। तो सिंपल सा बात है कि ये सभी क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हुआ आपको, कहने का मतलब वो सभी क्वांटिटी जिनका यूज फिजिक्स के लॉ को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर, मतलब वो सभी, हिंदी वाले भी सुन लीजिए, वो सभी क्वांटिटी जिनका यूज फिजिक्स के किसी ना किसी नियम को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है, वो सभी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, तो ये लिख लीजिए आप। इसके बाद देखिए, अब फिजिकल क्वांटिटीज को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो इसके लिए हम आपको एक पेज शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें आपको फिजिकल क्वांटिटीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि आप देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज में आपको क्या दिया गया, जैसे कि कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिससे ही सारा फिजिकल क्वांटिटी बना है। जैसे लेंथ के यूज से ही आपको क्या बना हुआ है ना। जैसे कि लेंथ, जैसे कि अगर किसी को स्पीड डिफाइन करना है तो स्पीड के लिए वो क्या यूज करेगा, स्पीड के लिए यूज करेगा डेफिनेशन, है ना, टोटल एक्चुअल लेंथ, है ना, डिवाइडेड बाई टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, ऐसा यूज करेगा। ठीक है, थोड़ा सा बस इसका इंफॉर्मेशन देखिए, इसके बारे में फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, अभी फिलहाल याद रख लीजिएगा, इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो स्पीड को हम लोग डिराइव करते हैं किससे, लेंथ बाई टाइम से। तो स्पीड का यूनिट आप क्या लिखिएगा, मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअल में स्पीड को अब लेंथ और टाइम जैसे क्वांटिटी का यूज करके एक्सप्लेन किया जा सकता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, मतलब सिंपली इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं और इसको फंडामेंटल क्वांटिटी। ये अभी समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, कुछ क्लासेस होने दीजिए, फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल के लिए आपको देखिए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि जो चीज का जहां जरूरत है हम आपको वही बताएंगे, अभी हेडेक लेने से कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे लेंथ लिखा गया है, पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर, एंड सिंबल क्या है, एम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या हेडिंग लिखिएगा, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फर्स्ट क्या है, लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, सिंबल एम। दूसरा यूनिट है मास, मास का किलोग्राम, यूनिट क्या होगा, केजी। टाइम को डिनोट, टाइम का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो क्या है, सेकेंड, और सिंबल क्या है, स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट, इसका है एम्पियर, ये ए को स्मॉल कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब यूनिट होता है इसका केल्विन और सिंबलाइज करते हैं के से, आगे चल के डायमेंशन भी सीखेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अभी जस्ट बताया हमने, मोल, सिंबलाइज करते हैं MOL से। दूसरा है अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, कैंडला, है ना, और CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इन्हीं के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी, मतलब फिजिक्स में जितना भी क्वांटिटी आपको आने वाला है वो सभी इन्हीं 7 क्वांटिटी के बेसिस पे आपको बताया जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये सभी सातों फिजिकल क्वांटिटी को अपने को याद रखना है, उसका सिंबल क्या होता है वो भी याद रखना है, ठीक है। तो स्क्रीन को सेव कर लें आप लोग, या तो फिर क्या करें, पॉज करके नोट कर लें टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग डाल के। फिजिकल क्वांटिटी अभी पढ़ाना नहीं है, इसमें वेक्टर पढ़ाना है, इसलिए हम फिजिकल क्वांटिटी पे ज्यादा डिस्कस नहीं करें। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चला, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिक्स। इसके बाद आगे चलते हैं अपने टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। इसको नोट कर ले सब लोग, स्क्रीन को पॉज करें और नोट करें, ठीक है। चलिए, तो अब फिर आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको एक्सप्लेन कर लिया है। दूसरा देखिए, वेक्टर में ही हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटी में ही, तो हम पढ़ रहे थे वेक्टर एंड स्केलर। अब दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी लीजिए आप, जैसे कि मास
है ना। लेंथ, चलिए लेंथ भी ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, अब ले लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अभी आप इन चीजों के बारे में ज्यादा जानते नहीं, इसीलिए हम इन चीजों का ज्यादा यूज नहीं करेंगे। 11th वाले जिन चीजों से अभी रूबरू नहीं है, जैसे डिस्प्लेसमेंट से तो रूबरू होंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से होंगे, इसीलिए हम लोग अभी इसी का डिस्कशन करेंगे। सॉरी वेक्टर लिख दिया हमने, वेलोसिटी यहाँ क्या होना चाहिए, वेलोसिटी। ये सब टर्म तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम थोड़ा सा बताते हैं और रिविजन भी हो जाएगा आपका पहले से। एक्सेलरेशन, इन सब टर्म को आप जानते होंगे। फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो ये कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये नहीं जानते, तो इसीलिए हम इन चीजों को एक्सप्लेन करने ही अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये सभी फिजिकल क्वांटिटी जो भी लिखा हुआ टर्म है वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कोई अगर आपसे पूछे भाई 5 kg जो है राइस लेके आओ, तो आप लेके आ सकते हैं, है ना। या वॉल्यूम ही अगर लिखा जाए, 1 लीटर पानी लेके आओ, ले सकते हैं। लेंथ 2 मीटर लंबा स्टिक लेके आए तो आप बिना क्वेश्चन आस्क किए ला सकते हैं। टाइम 2 घंटे टाइम स्पेंड कराना है, बिना क्वेश्चन आस्क किए स्पेंड कर सकते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई आपसे पूछे कि आपके घर का एड्रेस क्या है, तो बस 10 मीटर दूर है अगर आप, तो ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि 10 मीटर दूर है। अगर कोई घर का एड्रेस पूछे, है ना, तो एड्रेस पूछे सिर्फ 10 मीटर दूर देने से काम नहीं चलेगा। कोई आप कह दीजिएगा कि मेरा घर मतलब किसी, या आप किसी भी लोकेलिटी में रहते हैं और किसी को एड्रेस बताना है कहीं से, तो आप बताते हैं ना हाथ का ही इशारा करके या कुछ ऐसे बताते हैं, यहाँ से 10 मीटर नॉर्थ चले जाओ, फिर वहां से एक टर्न मिलेगा, लेफ्ट टर्न लेना, है ना। मतलब क्या बता रहे हैं आप, एक तो ये लेंथ बता रहे हैं कितना जाना है, ट्रेवल करना है, डिस्टेंस, उसके साथ क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन, तभी वो आपके घर तक पहुंच पाएगा। बात समझ आए। इसी तरह वेलोसिटी में भी ऐसा ही कुछ होता है, एक्सेलरेशन में भी ऐसा ही कुछ होता है। और अब एक्चुअल में ये जो 1 लीटर, आप यहाँ पे 1 लीटर बता रहे थे, ये यूनिट बता रहे थे, कितना मतलब सॉरी कितना क्वांटिटी है, मतलब वॉल्यूम कितना लाना है, कितना। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कितना, बस कितना लाना है इससे काम चल जाए, ठीक है, कितना लाना है इससे काम चल जाए, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कितना है ना। ये क्वेश्चन अगर कीजिए तो ये आप मैग्नीट्यूड एक्चुअल में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना जाना है, 10 मीटर, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। और किधर जाना है, ये क्या है, डायरेक्शन। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी जनरली दो तरह का मिल रहा है, एक जिसमें कितना जाने, कितना है इससे ही सिर्फ काम चल रहा है, जैसे कि मास, कितना मास लाना है भाई, 5 kg, 4 kg, 3 kg, 8 kg, तो बस कितना क्वेश्चन करने से उसके आंसर से ही काम चल जा रहा है। लेंथ 2 मीटर लंबा स्ट्रिक लाना है ना, बस उतना सही। किधर से लाना है ये जरूरी नहीं है। टाइम 2 आवर स्पेंड करना है, किधर स्पेंड करना है, टाइम का कोई ऐसा नहीं है। तो सिंपल सा कुछ क्वांटिटीज ऐसा मिला, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज में से ही उनको कुछ क्वांटिटीज ऐसा मिला जिस क्वांटिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना क्वेश्चन करने से, कितना लाना है ये क्वेश्चन करने से आंसर क्लियर हो जाता है। बट कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए कितना और किधर, ये दोनों का आवश्यकता है। मतलब इधर वाले जो क्वांटिटी है इसमें क्या क्या जरूरी है, कितना और किधर। हिंदी में गड़बड़ हो कुछ लिखने में, है ना, यहाँ ध होना चाहिए, किधर, है ना, कितना और किधर, है ना। मतलब हाउ मच एंड वेयर, ये दोनों का जरूरत हो एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक कम्युनिटी जब फिजिकल क्वांटिटी का खोज हुआ होगा, ऐसे सोच सकते हैं आप, तो उस टाइम में क्या हुआ होगा कि क्लासिफिकेशन का जरूरत पड़ा। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, ताकि हम आसानी से समझ सके कि कैसे दो टाइप के क्वांटिटीज मिल रहे हैं। मतलब एक क्वांटिटीज ऐसा मिल रहा है फिजिकल क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये काफी है कि कितना है ये बता दो, काफी है। जैसे 5 kg राइस, 2 kg राइस, है ना, 2 लीटर पानी, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक, जो भी है उतना बता देने से काम चल जा रहा है, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसे क्वांटिटीज को कहा गया स्केलर। ऐसे क्वांटिटी को क्या कहा गया, स्केलर। और कुछ क्वांटिटीज ऐसे मिले जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कितना और किधर, हाउ मच एंड वेयर का जरूरत पड़ा। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं, कितना है मतलब ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड,
जैसे यहाँ पे भी 10 मीटर क्या है, 10 इज द मैग्नीट्यूड, मतलब कितना जाना है ये क्या बताएगा, है ना, मैग्नीट्यूड बताएगा। अभी मैग्नीट्यूड भी आपको क्लियर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब आप इतना सोच लीजिए कि कितना, ये पूछ लीजिए क्वेश्चन हाउ मच, वो आपका क्या दे देगा, आपका मैग्नीट्यूड दे देगा। तो बस हाउ मच पूछ लेने से जो जिसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है, वैसे क्वांटिटीज को किस कैटेगरी में रखा गया, स्केलर की कैटेगरी। और ऐसे क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कितना और किधर, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का जरूरत पड़ा है, किसके साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का जरूरत पड़ा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का जरूरत पड़ा, ऐसे क्वांटिटीज को कहा गया, क्या कहा गया, वेक्टर। तो अब आपसे अब तो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ गए होंगे। स्केलर कैसे क्वांटिटीज को कहेंगे, ऐसे क्वांटिटीज को स्केलर कहेंगे जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर का ऐसे क्वांटिटीज को कहेंगे जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। तो सिंपली स्केलर को एक्सप्लेन करना हो, व्हाट इज अ स्केलर, अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज अ स्केलर, तो यू कैन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ किसका जरूरत पड़ता है, मैग्नीट्यूड का, ऐसे क्वांटिटीज को क्या कहेंगे, स्केलर, है ना। तो सच फिजिकल क्वांटिटी ये है, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी, सच फिजिकल क्वांटिटीज, गंदा सा लिख रहे हैं, चलिए अगले पेज में ही लिखते हैं, समझ तो गए ही आप। तो स्केलर का क्या लिखेंगे, स्केलर, तो सच फिजिकल क्वांटिटीज, ये कलर ज्यादा विजिबल नहीं है, फिजिकल quantities which can be explained by only magnitude are called scalar, are called scalar। क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिखिए फटाफट, डिस्टेंस के लिए क्या डायरेक्शन की जरूरत होती है, नहीं ना, कितना जाना है, बस 10 मीटर 5 मीटर, काम खत्म। राइस लाना है मतलब मास, टाइम, और बोलिए, है ना, स्पीड, स्पीडोमीटर आपका जो वो बाइक वगैरह में लगा हुआ होता है, क्या डायरेक्शन भी बताता नहीं ना, वो स्पीडोमीटर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है आप किस रफ्तार से चल रहे हैं। तो ये सब क्या है, स्केलर है। और आगे बहुत चीज पढ़िएगा, जैसे कि आप चार्ज पढ़िएगा, ये सब स्केलर है, पोटेंशियल पढ़िएगा, ये सब अभी आपके टर्म समझ नहीं आएगा 11th वाले को, जो हाँ जेई के लिए होंगे या टारगेट की तैयारी करें उसको समझ। पोटेंशियल, दिस आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अब आपके स्केलर ये आपके पल्ले पड़ा अच्छे से। अब इसके बाद देखिए वेक्टर। तो व्हाट इज वेक्टर, अगर कोई एक्सप्लेन करने वाले व्हाट इज वेक्टर, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वेक्टर क्या होगा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो वेक्टर में सिंपली आप क्या लिखिएगा, वेक्टर ऐसे क्वांटिटीज को वेक्टर कहेंगे जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ कितना और किधर दोनों का जरूरत पड़ता है। तो सिंपली क्वांटिटीज विच, है ना, मतलब जिसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता। तो सच क्वांटिटीज, खुद से डेफिनेशन लिखिएगा हमसे पहले, ठीक है। सच क्वांटिटीज which are used, which can be explained या which is explained, ऐसे लिख लीजिए, which is explained by magnitude and direction, magnitude and direction both। एक जनरल डेफिनेशन ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जाता है वेक्टर के बारे में, which have magnitude and direction, ठीक है, ऐसे भी लिखिए, quantities which have magnitude and direction both, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, ऐसे क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। एक चीज देखिए हम नोट करके लिखेंगे जो आगे चल के आपको क्लियर होगा।
इस दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के होने के बावजूद भी वेक्टर क्या होगा, ये गारंटी नहीं होता। तो अभी बेसिक के लिए इतना आप डेफिनेशन कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना और किधर अगर है, दोनों की जरूरत पड़ रही है तो वो वेक्टर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। तो नोट में क्या लिखेगा, एंड मस्ट ओबे, है ना, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, एंड मस्ट ओबे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये क्लियर हो जाएगा आपके अगले लेक्चर में, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। और क्या ओबे करना चाहिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करना चाहिए। ऐसे क्वांटिटीज को क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसी को एक और चीज कहा जाता है, वो कहा जाता है वेक्टर अलजेब्रा। और एक्चुअल में इस पूरे चैप्टर में यही तो हम सीखने वाले हैं, वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब जोड़, घटाव, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसको गुना कहते हैं हिंदी वाले लोग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पॉसिबल नहीं, वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इस चैप्टर में हम लोग वेक्टर का एडिशन सीखने वाले हैं, सब्सट्रैक्शन सीखने वाले हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। मतलब समझिए कि बच्चा वाला चीज सीखने वाले हैं जो आप, अच्छा आप वेक्टर अलजेब्रा नहीं, आप नॉर्मल अलजेब्रा सीखे हो। 2+2 क्या है, अलजेब्रा ही तो है, जोड़ने घटाने का एक तरीका। 2 - 2 0 होता है, 2 × 2 4 होता है, वो अलजेब्रा सीखे। वो किसके लिए है, स्केलर के लिए। तो आप स्केलर, स्केलर को कैसे जोड़ा जाता है, स्केलर अलजेब्रा से या नॉर्मल अलजेब्रा से, इसको कहते हैं स्केलर अलजेब्रा। तो स्केलर को जोड़ना घटाना बचपन से सीखते आ रहे हैं, मतलब क्लास 10th तक जानते हैं बेहतर तरीके से कि स्केलर को कैसे जोड़ा जाता है। इसीलिए स्केलर का कहानी इतना ही पे खत्म कर लेंगे कि स्केलर होता क्या है, उसके जोड़ घटाव गुणा को सीखने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या सीखेंगे, वेक्टर। तो वेक्टर का क्या सीखेंगे, जोड़ घटाव गुणा और डिवीजन होता नहीं है इसका। इतना बात समझ आया। इसके बाद ये कहने का मतलब कि वेक्टर तभी बोलेंगे जब वो वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करेगा। मतलब वेक्टर में 2+2, हम ये नहीं, डायरेक्शन अभी नहीं दे रहे हैं, जोड़ने के बाद ये भी हो सकता है कि 2+2 जोड़ने के बाद 0 भी हो सकता है, 2√2 भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। तो उस तरह के जोड़ या घटाव के तरीका को, अलजेब्रा को हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। तो वेक्टर होने के लिए वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करना जरूरी है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन रहा सिर्फ स्केलर और वेक्टर का, क्लियर है। तो अब वेक्टर का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो वेक्टर का एग्जाम्पल होगा आपका, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आप नाम सुने इसीलिए हम यही सब लिखे, फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए नहीं सुने लेकिन आप रट सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना तो रट ही सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये सब तो जानते हैं। ये सब क्या है, वेक्टर है। मतलब ये सब सभी, इसके साथ मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन। तो मतलब किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर है या स्केलर, ये होने के लिए टर्म एंड कंडीशन आपने देख लिया। स्केलर कब कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जब मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया जाए तो ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे। जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी जो है चाहिए होता है एक्सप्लेनेशन के लिए, तो ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह हो तो आप नंबर का यूज करके पूछिए या कमेंट करिए इस वीडियो में कि सर हमने ये समझ नहीं आया, अगले लेक्चर में आप क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ चीजें और हैं जिनको जानना जरूरी है। एक नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट या नोट्स करके लिखिए कि इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या है। अभी हमने बताया ना कि वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ क्या जरूरी है ना, उसके साथ एक नया चीज बताया हमने, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या एक स्पेशल टाइप ऑफ जोड़ घटाव को ओबे करना जरूरी है, उसको कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो चलिए इसको अभी ऐसे नहीं, एक इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं। कोई भी चीज को
फिजिकल क्वांटिटी को ही आप सेपरेट करते हैं ना वेक्टर और स्केलर में। तो चलिए फिजिकल क्वांटिटीज, अब देखिए स्केलर कब कहेंगे वेक्टर कब कहेंगे, वो एक डाटा बनाते हैं। एक क्वांटिटी लिया, वो फिजिकल क्वांटिटी तो होगा ही, उसमें मैग्नीट्यूड होगा कितना है ये तो बताना ही पड़ेगा, चाहे जीरो ही क्यों ना हो, तो मैग्नीट्यूड भी है। बट डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी, किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेंगे तो भाई फिजिकल क्वांटिटी या पहला कंडीशन फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा उसके पास मैग्नीट्यूड चेक करेंगे, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, एक बॉक्स बनाइए और टिक करते चलते हैं। चलिए फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या होगा, स्केलर है। तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, स्केलर। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने क्या लिया, मास, तो मास फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ एकदम है। मैग्नीट्यूड होगा, जैसे 2 kg 4 kg, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन होगा क्या, मास में नहीं है, तो नहीं है तो आप इसको किस कैटेगरी में रखिएगा, स्केलर की कैटेगरी। ठीक है। दूसरा फिर देखिए, फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, होगा, कोई और क्वांटिटी ले लेते हैं। चलिए जैसे कि हम एग्जांपल में लिख दें इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिखें, इलेक्ट्रिक करंट। फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, अभी जस्ट हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लिखा, यस है। मैग्नीट्यूड होगा ही, एम्पियर में कुछ ना कुछ होगा ही, तो मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो डायरेक्शन भी है ना। बट एक और चौथा कंडीशन क्या लिखा था हमने, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा, इसी को क्या कहते हैं। क्या ये वेक्टर अलजेब्रा के द्वारा जोड़ा जाएगा, तो ये कहेंगे कि नहीं, अभी हम आपको बता दें, बाद में आगे सीख लेंगे, ठीक है। अभी बस इतना से ही आपको काम चलाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो आप बस अभी के लिए याद रखिए, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो ये क्वांटिटी भी किस कैटेगरी में रखेंगे, इस क्वांटिटी को भी स्केलर के कैटेगरी में रखेंगे। तो ऐसा क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है उसके पास, डायरेक्शन है, फिर भी वो स्केलर हो सकता है, हाँ हो सकता है। उसका एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे आप नोट्स में लिख लेंगे सब लोग खुद से कि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है ना, फिर भी वो क्या है, स्केलर है। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। लिख जरूर लीजिएगा अपने शब्दों में, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए कि इलेक्ट्रिक करंट ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करने के कारण क्या आता है, स्केलर की कैटेगरी। ठीक। एक तीसरा इलिस्ट्रेशन कीजिए। इलेक्ट्रिक करंट के बाद एक क्वांटिटी आता है, अब देखिए किसी भी क्वांटिटी को, जैसे कि वेलोसिटी ले लीजिए, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ है। मैग्नीट्यूड होगा ही, डायरेक्शन भी होता है इसके में, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे भी करता है। तो ये चारों कंडीशन अगर है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। तो इस टेबल से आपको हेल्प मिलेगा किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहना। अब एक बात समझ लीजिए, इस ऑर्डर में हम लोग चलेंगे हमेशा। फिजिकल क्वांटिटी होगा तो मैग्नीट्यूड होगा, तभी डायरेक्शन होगा, और तभी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तक जाएंगे। अगर इसमें यही जैसे कि अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी ओबे नहीं करेगा, ट्रायंगल लॉ को भी ओबे नहीं करेगा। ये बिना सोचे भी आप बोल सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे ऊपर से नीचे आने तक में जहाँ पे ये कंटिन्यूटी ब्रेक किया, उसके आगे वाला कोई क्वांटिटी नहीं होगा। बात समझ आया। तो एक स्टेटमेंट भी आप मतलब नोट्स और लिख सकते हैं इसमें कि कोई क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो वो एकदम सर्टेन है कि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करेगा। तो इसीलिए एक नोट्स आप इसमें लिख सकते हैं कि अ क्वांटिटी विच हैव नो डायरेक्शन मस्ट नॉट ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या नोट लिखेगा कि एक क्वांटिटी जिसके पास, है ना, इसमें एक नोट्स लिखिए या स्टेटमेंट टाइप कह दीजिए कि अ क्वांटिटी which has no direction must be a scalar। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। अगर डायरेक्शन नहीं है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करेगा, तो इसीलिए मस्ट बी अ स्केलर सही है। ऐसा लिख दिया जाए, अ क्वांटिटी
है ना, which has direction, है ना, which have direction must be a vector। तो ये गलत होगा, क्यों? मे बी अगर होता तो सही होता, अगर यही स्टेटमेंट अ क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन मे बी अ वेक्टर, तो ये स्टेटमेंट क्या होता, सही हो जाता। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन है, बट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे नहीं करता है, इसीलिए वो क्या है, वेक्टर है। बात समझ आया? तो इसको एक दो बार पढ़िएगा, अगर डाउट करे तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो अगले क्लास इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा बात, एक और चीज लिखिए, और क्वांटिटी विच हैज, या विच ओबे लिखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मस्ट हैव डायरेक्शन, मस्ट हैव डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तक पहुंचा है, इसका मतलब डायरेक्शन होगा तभी तो उसके आगे पहुंचा है ना। तो इस टेबल से आपको अच्छा हेल्प मिलेगा। मतलब फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तक जाएंगे, मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन तक, और ये तब ट्रायंगल लॉ। अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है तो ऊपर वाला सारा कंडीशन सेटिस्फाइड किया होगा, तभी तक यहाँ पहुंचा होगा। तो इस तरह से इससे स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपके पास सभी हैं, स्क्रीन पॉज करके इस नोट्स को कंप्लीट करके रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर कल ही अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो इसका तो सारा नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, है ना, कोरोना में बच के रहें, बाहर नहीं निकले, मास्क पहने, है ना, तो सुरक्षित रहें। चलिए, और आगे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम आपको बता दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए कंटिन्यू बने रहिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए ख्याल रखें, थैंक यू।